हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त शाहिद अली हसरत फिर से हाजिर हूं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का एक और वंडरफुल सेशन लेकर। दोस्तों, जहां पर भी इंडिया में जहां पे सीटेट होता है, जहां पे टेट होता है, वहां पर कोलबर्ग को हमेशा पूछा गया है और आज हम वही बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी को या पढ़ने जा रहे हैं जिसे कहते हैं 6 स्टेजेस ऑफ कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। जी हाँ, ये जो थ्योरी है ये इसको बहुत ही सादा तरीके से मैं आपको आज बताने वाला हूँ। बहुत लंबा या बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करके नहीं बताऊँगा, बल्कि इसको आप इस तरह से मैं आपको बताऊँगा कि आपको कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का सेशन। सेशन शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फौरी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे ज़रूरतमंद लोगों तक या ज़रूरतमंद टेट, सीटेट, डीएससी के एस्पिरेंट्स को ज़रूर शेयर कीजिए। तो ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी के 5 की फैक्टर्स है, देखिए याद रखें। तो नंबर 1 की फैक्टर है मोरालिटी, नंबर 2 की फैक्टर है डायलेमा, नंबर 3 है इसमें हाइंज डायलेमा और नंबर 4 है लेवल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट बाय कोलबर्ग एंड स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट बाय कोलबर्ग। तो ये 5 चीज़ें अगर आपको याद हो जाएं या आपके जहन में बैठ जाएं तो आप कोई भी सवाल यहाँ से पूछा जाए उसका बहुत ही आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मोरालिटी से। मोरालिटी क्या है? सही और गलत के बारे में बताने वाले चंद उसूल कि क्या सही है और क्या गलत है। आई मीन द रूल्स विच शोज अस व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो इस थ्योरी में क्या सही है और क्या गलत है नहीं बताया गया, बल्कि ये बताया गया है कि सोसाइटी में किन चीज़ों को सही कहा जाता है, किन चीज़ों को गलत कहा जाता है। तो हमें यहाँ पे सही और गलत की पहचान करना नहीं है, बल्कि इस थ्योरी को समझना है। इस थ्योरी के ज़रिए से हम समझेंगे कि बच्चे में कैसे मोरल वैल्यूज़ डेवलप होते हैं और उनके बेसिस पे वो कैसे फैसले लेता है। ठीक है, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। तो मोरालिटी हमने कंप्लीट की। अब चलिए हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डायलेमा। तो डायलेमा ही इस थ्योरी की जान है। जी हाँ, तो अब डायलेमा क्या है? सिंपल अगर वर्ड्स में मैं आपको बोलूं तो एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डायलेमा। अ सिचुएशन वेयर यू आर अनेबल टू टेक एनी डिसीजन, दैट इज़ कॉल्ड डायलेमा। तो यहाँ पर कोलबर्ग ने क्या किया, इनकी जो थ्योरी है या इन्होंने जो थ्योरी से पहले, देखिए हर थ्योरी से पहले कुछ स्टेजेस होते हैं, उसके रिसर्च मेथड्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर भी कोलबर्ग ने अपनी जो सैम्पल कलेक्शन है उसमें 72 अमेरिकन स्टूडेंट्स को यहाँ पर उन्होंने लिया और उनसे कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के डायलेमास उनके सामने रखे और उनके बेसिस पर इन्होंने चंद स्टेजेस और चंद लेवल्स बनाए हैं। तो डायलेमा क्या है हमने देख लिया। डायलेमा की कुछ और मिसालें समझने के लिए देखते हैं कि यूँ समझिए कि आज आपका एक अहम इंटरव्यू है और आप अनएम्प्लॉयड है, आपके पास कोई जॉब नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। तो आज आप नौकरी के लिए तैयार होकर घर से निकल रहे हैं और आप श्योर हैं कि ये जॉब आपको ज़रूर मिलेगा क्योंकि कुछ रिकमेंडेशन भी हो सकते हैं। तभी अचानक आपके घर में कोई बहन या भाई बीमार हो जाता है और आपको ही हॉस्पिटल ले जाना होता है। तब आप क्या सोचते हैं कि अगर मैं तो अनएम्प्लॉयड हूँ, अगर इंटरव्यू के लिए ना जाऊँ तो जॉब जाएगा और मैं जी कैसे पाऊँगा। लेकिन अगर मैं इस बहन या भाई को हॉस्पिटल ना ले जाऊँ तब इसकी जान भी जाएगी, तब क्या होगा। तो ये वो सिचुएशंस है जहाँ पर आप कोई डिसीशन नहीं ले पाते हैं। एक और भी मशहूर यहाँ पर सिचुएशन है कि यूँ समझिए कि एक ट्रेन आ रही है, 2 पटरियाँ हैं, राइट साइड में आपका दोस्त खड़ा हुआ है और लेफ़्ट साइड में आपके फैमिली वाले खड़े हुए हैं। तब
आपके हाथ में समझिए लीवर है, तो उस तेज रफ्तार आती हुई ट्रेन को अगर आप राइट साइड खींचेंगे तब आपका दोस्त उसकी जद में आ जाएगा, और लेफ्ट साइड करते हैं तो फैमिली उसकी जद में आ जाएगी। तो यहाँ पर तो यही सिचुएशन है जहाँ पर आप कोई भी डिसीशन नहीं ले पाते। तो इसी तरह के सवालात उन्होंने यानी कोलबर्ग ने उन 72 अमेरिकन स्टूडेंट्स से किए। तो इन तमाम डायलमास में, ऐसी डायलमास की कई कहानियों में सबसे ज़्यादा जो मशहूर डायलमा है वो है हाइंज डायलमा। हाइंज का जो डायलमा है ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ पूरी दुनिया में, और यही जो डायलमा है जो इस थ्योरी की जान है। तो आइए हम तीसरे पड़ाव की जानिब आ गए हैं, एंड दैट इज़ हाइंज डायलमा। तो हाइंज डायलमा को मैं सिंपल वे में अगर आपको बताऊं तो यूँ समझिए कि हाइंज एक जर्मन ज़बान का लफ्ज़ है, और हाइंज एक फ़र्द है, एक शख्स है या एक व्यक्ति है। उसकी बीवी को एक ऐसी जानलेवा बीमारी हो गई है जिसकी दवा काफ़ी उसकी बीवी को एक जानलेवा बीमारी हो गई है, और वो घर में मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ रही है। और अब हाइंज दवाई लेने के लिए चंद पैसे लेकर बाहर निकलता है तो पता चलता है कि एक फार्मासिस्ट है, एक मेडिकल स्टोर वाला है जिसने इस दवाई को ईजाद किया है, और वो दवाई फ़लाँ जगह पर मिल जाती है। तब ये पैसे लेकर उसके पास जाता है, तो वो मेडिकल स्टोर वाला या वो केमिस्ट जो है वो इस दवाई के बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि 20,000 रुपये उसने चार्ज किए हैं। अब इसके पास, हाइंज के पास होते हैं सिर्फ 4,000 रुपये। तो अब ये उसे गिड़गिड़ाता है, मिन्नत समाजत करता है और इंसानियत की दुहाई देता है, लेकिन वो कहता है कि ये मैंने बनाई है तो आई हैव अ राइट टू फिक्स द प्राइस। तो वो प्राइस उस तरह फिक्स करता है। तो हाइंज, अब अगर हाइंज डायलेमा में आ गया कि अगर दवाई न ले जाए तो बीवी मर जाएगी, और यहाँ पर ये तो मान ही नहीं रहा है मैं दवाई कैसे। तो अब हाइंज क्या करता है, उस फार्मासिस्ट की दुकान में या उस मेडिकल स्टोर में रात को चोरी करता है वो दवा, और ले जाकर अपनी बीवी को बचा लेता है। कोलबर्ग ने हाइंज की ये कहानी सुनाकर बच्चों के दिलों में डायलेमा पैदा किया, और उनका कीन ऑब्जर्वेशन किया कि वो कैसे रीजनिंग करते हैं और वो कैसे कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को यूज़ करके जवाब देते हैं। उन जवाबों को लिख लिया और उसको बेस बना उन्होंने 3 लेवल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट और 6 स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये जो नज़रिया या जो थ्योरी पेश की है। अब हमारा चौथा पॉइंट है, यहाँ पर हमको देखना है लेवल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट बाय कोलबर्ग। तो उन्होंने 3 लेवल्स दिए हैं। नंबर 1 इज़ प्री कन्वेंशनल लेवल, और नंबर 2 है कन्वेंशनल लेवल, और नंबर 3 है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। जो प्री कन्वेंशनल लेवल है, इसको सिंपली अगर हम समझें तो बड़ों के जो रूल्स होंगे वही बच्चा मोरल वैल्यूज समझेगा इस लेवल पर, और कन्वेंशनल लेवल में जो सोसाइटी के रूल्स होंगे वही मोरल वैल्यूज होंगे बच्चे के या उस टीनेजर के। और जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, यानी उसमें बच्चा खुद सोच कर तय करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आइए देखते हैं कि प्री कन्वेंशनल लेवल के जो 2 स्टेजेस हैं उसके बारे में हम देखते हैं कि प्री कन्वेंशनल लेवल का जो पहला स्टेज है वो है ओबीडियंट एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। जैसा कि इसके नाम में ही बताया गया है कि बच्चा ओबीडियंट होगा पनिशमेंट के डर से। जी हाँ, सिंपली समझ जाइए कि बच्चा मार के डर से या पनिशमेंट के डर से, डंडे के डर से रूल्स फॉलो करेगा और उसी रूल्स को वो मोरल वैल्यूज समझेगा ओबीडियंट एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन में। और जो दूसरा यहाँ पे जो स्टेज है वो है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, या इसे पर्सनल और रिवार्ड ओरिएंटेशन भी कहते हैं, या म्यूचुअल एक्सचेंज भी इसे कहते हैं। तो इन 3 नामों में ही इसकी पूरी की पूरी डिटेल्स छुपी हुई है। तो इंडिविजुअलिज्म या एक्सचेंज, तो यहाँ पर बच्चा
ये सोचता है कि व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, मेरे लिए इस काम में क्या छुपा हुआ है, मेरा फ़ायदा इस काम में क्या है। यहाँ से सवालात बहुत सारे पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं कि इसे टिट फॉर टैट स्टेज भी कहते हैं। कि यूँ समझिए कि आप बच्चे की किसी ने नोटबुक फाड़ दी तो वो बदले में किसी दूसरे की नोटबुक फाड़ देगा, टिट फॉर टैट होगा। यानी यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर्स। तो और एक भी हम मिसाल यहाँ ले सकते हैं कि आपने बच्चे से सौदा मंगाया या उसे किराना शॉप से कुछ लाने के लिए भेजा, तो वो उसमें सवाल करेगा कि मेरा फ़ायदा क्या है, क्या मैं चॉकलेट भी मोल लूँ या मुझे काम करने के बाद रिवार्ड में क्या मिलेगा, चॉकलेट मिलेगा। तो यहाँ पर बच्चा क्योंकि प्राइमरी लेवल का है तो वो अपने सेल्फ बेनिफिट को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता है यहाँ। तो इस स्टेज में अगर बच्चे से पूछा जाए कि क्या हाइंस ने चोरी की सही किया, तो वो कहेगा एज पर उसकी एज और वो जो मॉरल वैल्यू समझता है वो कहेगा कि हाइंस ने चोरी की है, लिहाजा उसे सज़ा मिलनी चाहिए। हमारा तीसरा जो स्टेज है वो है गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन या गुड इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि इसके नाम में ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर बच्चे में ये फीलिंग होगी कि मैं सोसाइटी में एक अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बन सकूं और मेरे पेरेंट्स को मुझ पर फ़ख्र होना चाहिए, अच्छी चीज़ें करना चाहिए ताकि सोसाइटी में अच्छाई बरकरार रहे। आइए स्टेज 4 की बात करते हैं, लीगल ओरिएंटेशन और लॉ एंड ऑर्डर, और इसे मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर भी कहा जा सकता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि रूल्स आर रूल्स, यानी रूल्स आर एब्सोल्यूट, रूल्स को बदला नहीं जा सकता और जो सोसाइटी के रूल्स हैं उसे हमें फॉलो करना होगा। अगर हम वो रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो इसकी वजह से सिस्टम ख़राब हो जाएगा। और इसीलिए इस स्टेज में बच्चे को अगर हाइंस डायलेमा उसको दिया जाए तो वो कहेगा कि हाइंस ने रूल तोड़ा है, अब उसे सज़ा मिलेगी, वो जेल जाएगा, और ये उसकी सोच होती है इस स्टेज पर। अगला जो 5th स्टेज है वहाँ पर बच्चों की सोच बदली, या पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में बच्चों की सोच बदली, जो अडल्टहुड की तरफ जो अडल्टहुड तक पहुंच चुके होते हैं और उनकी सोच में बदलाव आता है। वो खुद सोच कर तय करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत। तो हमारा जो 5वां जो स्टेज है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन या सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। तो यहाँ पर बच्चा सोचेगा कि जो सोसाइटी के रूल्स हैं, काफ़ी अहम है, याद रखिए कि सोसाइटी के जो रूल्स हैं वो इंडिविजुअल्स के फ़ायदे के लिए बनाए गए हैं। अगर उनका वहाँ पर नुकसान हो रहा हो तो हमें एज ए सोसाइटी मिलकर उन रूल्स को चेंज किया जाना चाहिए। रूल्स कैन बी चेंज कहता है इस स्टेज में बच्चा, यानी सोसाइटी के बदलाव के लिए बदलो रूल्स को। और इससे जब हाइंस डायलेमा उसे पूछा गया तो वो कहता है कि यहाँ पर सोसाइटी में बदलाव लाना चाहिए कि उसने जो चोरी की है वो किसी की जान बचाने के लिए चोरी की है, और अपनी जान बचाना एक फ़र्द का या एक व्यक्ति का इंडिविजुअल राइट है। उसे वो ये हक है कि वो चोरी कर उसकी बीवी को बचाना दुरुस्त है, सही है, वो यहाँ पर बच्चा कहता है। और इस स्टेज के बाद हमारा जो आखिरी स्टेज है, 6वां जो स्टेज है, 6th स्टेज, वो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल और एथिकल प्रिंसिपल उसे हम कहते हैं। जैसा कि इसके नाम में ही कहा गया है कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल। अगर हम देखें कि जो बड़े बड़े जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे या सोसाइटी में चेंज लाने के लिए जिन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी है, जैसे नेल्सन मंडेला है, महात्मा गांधी है, मार्टिन लूथर किंग है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, तो ऐसे जो बड़े लोग हैं उन लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उनकी वजह से सोसाइटी में कुछ यूनिवर्सली चेंज आया है और ह्यूमन बीइंग ह्यूमन हुए हैं और एक दूसरे का ख्याल रखने वाले हुए हैं।
तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल तक पहुंचने वाले सिर्फ 2% लोग होते हैं जो पूरी सोसाइटी का भला सोचते हैं। तो ये था हमारा 6th यूनिवर्सल प्रिंसिपल। तो ये तो थ्योरी थी जो हमने काफ़ी कम टाइम में हर एस्पेक्ट पर रोशनी डालकर हमने ये थ्योरी देखी है। उम्मीद है आपको ये थ्योरी पसंद ज़रूर आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो देखते देखते लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना तो हरगिज़ ना भूले। आपके कमेंट्स मेरे लिए हमेशा एनर्जी पैदा करते हैं। और चलिए आखिरी जो पड़ाव है इसका वो ये है, क्रिटिसिज्म इस थ्योरी पर किसने किया और कैसे किया। क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो कोलबर्ग की ही एक स्टूडेंट थी कैरल ग्लिगन, जिसने इस थ्योरी पर क्रिटिसिज्म के मेल एग्जाम्पल्स हैव बीन टेकन, ओनली लड़कों को ही एज ए एग्जाम्पल या सैंपल कलेक्शन के तौर पे लिया गया और बॉयज़ को ही लिया गया, गर्ल्स को नहीं लिया गया। तो ये यूनिवर्सल थ्योरी कैसे होगी? सोसाइटी में गर्ल्स एंड बॉयज़ या मेल फीमेल तो मिले हुए हैं, तो लिहाजा ये एक पहला क्रिटिसिज्म था। दूसरा क्रिटिसिज्म क्या था? उन्होंने कहा कि फीमेल रीजनिंग मेल से अलग तरीके से करते हैं, उनका जो प्रोसेसिंग स्किल्स हैं वो मेल से अलग है और डिसीशन मेकिंग पैटर्न जो है वो मेल्स का फीमेल्स का अलग अलग होता है। क्योंकि फीमेल्स क्या करते हैं, दे वर्क फॉर मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स और बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं फीमेल्स। तो ये सब एस्पेक्ट्स को यहाँ पर नहीं रखा गया, लिहाजा ये थ्योरी यूनिवर्सल नहीं है, कैरल ग्लिगन ने कहा। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये कल्चर बायास्ड है, यानी ये सिर्फ अमेरिकन कल्चर को ही जाहिर करती है ये थ्योरी। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिकन कल्चर में सोसाइटी को इम्पोर्टेंस नहीं है बल्कि इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस है, जबकि हमारे इंडियन कल्चर में सोसाइटी को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, वासुदेव कुटुंबम कहा जाता है। सोसाइटी को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस नहीं देता। तो अगर हम वो थ्योरी यहाँ पर लागू करते हैं तो वो 100% लेवल उसका जो है उस तरह के रिजल्ट हम नहीं ला सकते या अलग कंट्रीज़ के लेवल पे ये नहीं जा सकता, ये कहा है कैरल ग्लिगन। तो इसी के साथ हमारी 6 स्टेजेस ऑफ कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई मालूमात। तब तक अपना खूब ख्याल रखें और जुड़े रहें हमारे चैनल से नए वीडियोज़ के लिए, CDP और TET DSE के लिए।